हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपको 2018 में अपडेट हुआ है। आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, पॉपुलेशन वगैरह सारी चीज़ हो चुकी है। कॉमन डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। तो मैं एक काम करूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा जो जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हो गो थ्रू कर सकते हो। तो आज जो हम टॉपिक करने चाह रहे हैं बेटा, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम ये वाला टॉपिक करा दीजिए, तो आज इस वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। सो वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में। कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पर हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार होती है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, और कौन कौन से इंडिकेटर्स है, क्या क्या सुधार हो सकता है। तो सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को शुरू करने से पहले जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम बाद ये वाली वीडियो बना रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ी सी ना लेज़ी हूँ तो आप लोग ना, अगर मेरी वीडियो ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जो भी आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो प्लीज़ आप मेंशन कर दिया करो। अगर आप लोग कहते रहते हो कि मैम ये वाली वीडियो चाहिए, तो थोड़ा सा ना अपने आप ही मैं मोटिवेट होती हूँ कि मुझे आप लोगों के लिए काम करना है, वीडियो बनानी है। अदरवाइज़ मैं ठंडी पड़ जाती हूँ और वीडियो नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो ये छोटी सी गुजारिश है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है जानते हैं। अगर मैं आपसे जानूं कि मानव विकास क्या है या ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, तो बहुत सारे लोगों के पास ना ये आंसर होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे पैसा हो, हमारे पास बंगला हो, हमारे पास एलईडी टीवी हो, हमारे पास आईफोन हो, गाड़ियाँ हो, लग्जरी कार हो। मतलब कि ना सारा ना जो भी आंसर देंगे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में देंगे कि हमारे पास ये चीज़ मटेरियल ये वाला होना चाहिए या मनी होना चाहिए। लेकिन क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इतने तक ही सीमित है? नहीं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है जानिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइसेस। लोगों की जो चॉइस है उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है या बढ़ती जाती है डे टू डे, और उसको हम फुलफ़िल करते जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो हेल्थ केयर की है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की है, चाहे इनकम एंड एम्पावरमेंट की है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब फैसिलिटीज़ मिल रही है और हम अपने आप ही सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। तो एज अ होल क्या होगा कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन होगी या इकोनॉमी होगी वो रेज होगी, है ना। तो यही चीज़ है कि दे विल कवर द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम अ साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, बल्कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सब इंक्लूड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट। आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है, या कह सकते हो आप इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है ना, जिसको यूएनडीपी पब्लिश करता है, तो पहली चीज़ तो ना आपको यही चीज़ लर्न करनी ज़रूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट जो है वो कौन बनाता है। तो यूएनडीपी बनाता है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन प्रसारित करता है, कौन पब्लिश करता है, और ऑप्शंस में आपको दे दे यूएनडीपी, दूसरा ऑप्शन दे दे आपको यूनेस्को, तीसरा ऑप्शन दे दे आपको यूनिसेफ, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दे नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को शो करते हुए हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आप अपने अगर करंट अफेयर्स में पढ़ते हो तो उसमें जब देखते हो कि इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इतनी रही है, फर्स्ट रैंक पर ये कंट्री रही है, तो वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बेटा जो बनती है ना, वो कुछ इंडिकेटर्स के माध्यम से बनती है। कुछ इंडिकेटर्स लिए हुए हैं, अपनाए हुए हैं कि अगर किसी कंट्री में ये इंडिकेटर्स ज़्यादा है और अच्छे हैं तो वो रैंक उस कंट्री की आगे होगी या फर्स्ट होगी, कुछ भी कह सकते हो आप। और अगर वो इंडिकेटर्स नहीं है
ठीक है, कम है, कम मात्रा में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब उन इंडिकेटर्स में क्या क्या आ जाएगा वो हम वन बाय वन देखते चलेंगे। उसमें आपका जो है एजुकेशन आ जाएगा, आपकी हेल्थ फैसिलिटी आ जाएगी, तो वो सब चीज़ें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्ल्ड वाइड में ना सभी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि 189 कंट्रीज़ की रिपोर्ट बनती है पूरी। ठीक है, 189 कंट्रीज़ की रिपोर्ट बनती है और किस तरीके से कितना अच्छा वेलबींग है पर्टिकुलर कंट्री में, इंडिकेटर्स की माध्यम से ये रिपोर्ट तैयार होती है। सो नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 3 डेटा डायमेंशंस है। ठीक है, ये जो 3 डायमेंशंस है ना, इनके बेसिस पर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार होती है, या कह सकते हो ये 3 इंडिकेटर्स है आपके। तो ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये आपको याद रहने चाहिए। हो सकता है आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है या इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट आपका जो डायमेंशन है बेटा वो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन प्रत्याशा दर जिसको आप कह सकते हो, या फिर इसको आप स्वास्थ्य से रिलेट भी कर सकते हो, हेल्थ भी कह सकते हो। दूसरा जो आपका डायमेंशन है वो है आपका एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा या फिर नॉलेज। थर्ड जो आपका डायमेंशन है वो है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी, और जिसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है कंट्री का वो चीज़ आ जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हो आप, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कितना क्या है, वो चीज़ जो दर्शाए इकोनॉमिक अटेनमेंट में इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। सो ये 3 डायमेंशंस बिल्कुल याद रखिएगा। पूरा जो ये टॉपिक है ना इन 3 डायमेंशंस पर ही घूमे फिरेगा, तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी ना बेटा, वो आपके लॉन्च हुई थी 1990 में, और जिसमें आपके पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड इंडियन नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन, इन दोनों का ये जो पूरी टीम ने जो बनाई थी, ये दोनों उनमें चीफ थे। ठीक है, इनका काफ़ी योगदान था। तो ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आई थी, 1990 में आई थी। जो जो इम्पोर्टेंट होगा ना मैं आपको बताती चलूँगी साथ में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मुझे लग रहा है कि आपका आ सकता है क्वेश्चन, उन सब के बारे में मैं बताती चलूँगी, तो वो उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ की बनती थी, 189 कंट्रीज़ का पूरा डेटा होता था, जिसमें रैंक दी जाती थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ देख करके ना इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन था, उन्होंने भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर इंडिया की बन रही है तो वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़, मतलब राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हीं की बनेगी, है ना। और कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ किया, जो यूएनडीपी ने यूज़ किया है ना, जो 3 डायमेंशंस अभी आपको दिखाए, तो उन्हीं इंडिकेटर्स के बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज़ की भी रिपोर्ट बनने लगी। तो एक बार फिर आप देख सकते हो कि कौन कौन से इंडिकेटर्स प्लानिंग कमीशन के द्वारा लिए गए थे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार करने में। पहला आपका इकोनॉमिक अटेनमेंट, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, आपको जो परचेजिंग पावर पैरिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताया, तो इकोनॉमिक अटेनमेंट में आपका यही आ जाएगा कि कंट्री की जो जीएनपी कितनी है, जीडीपी कितनी है, कितनी हाई है, ये चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक, सेकंड आपका है सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट में आपका वही चीज़ आपकी एजुकेशन आ जाएगी कि सोशली एम्पावर है, सशक्तिकरण जिसमें आ जाता है। थर्ड आपका इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, इसमें आपका जो आपकी जीवन प्रत्याशा दर कहा मैंने, तो वो चीज़ आ जाती है आपकी। मेन जो इंडिकेटर्स है वो 3 है। इसके अलावा ये नहीं है कि बस ये 3 ही इंडिकेटर्स को देखा जाता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को देखा जाता है। कुछ इंडिकेटर्स उनमें से सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हो, हाइजीन, वेरियस वेलफेयर मेजर्स टेकन बाय द स्टेट। अगर कोई स्टेट कोई अच्छी स्कीम लेके आ रहा है, अगर कोई अच्छा मिशन चला रहा है, चाहे फिर वो आपका स्वच्छ भारत मिशन है या कोई भी, मतलब कुछ भी ऐसी योजना लेकर के आए जिसमें लोगों का बहुत भला हो रहा है। जैसे आप अपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होगे तो आप देखते होगे कि डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग स्कीम योजनाएं लेकर के आते हैं सरकार, है ना। फिर उसमें आपकी चाहे अन्नपूर्णा योजना है, चाहे आपकी कोई भी आपकी योजना है, ठीक है, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी योजनाएं आती है, और तो वो चीज़ भी देखी जाती है। ये भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं।
आपका हाइजीन कितना है, स्वच्छता के ऊपर भी आपका, जैसे क्लीनेस्ट सिटी की बात करूँ तो इंदौर कई बार 2 बार टॉप किया है इंदौर सिटी ने, ठीक है। तो ये चीज़ है, कुछ मेजर्स होते हैं जिनके बेसिस पर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है। सो वन बाय वन इन इंडिकेटर्स को देखते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए या इकोनॉमिक अटेनमेंट, क्या आएगा इसके अंदर, ये चीज़ देखते हैं। सो इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपका रिच रिसोर्स बेस, मतलब कि आपके पर्याप्त संसाधन हैं और उन संसाधनों का हर एक लोगों के एसेस में हो, सबके पास, सब उसका यूज़ कर सके, सब उनका लाभ उठा सके। तो ये चीज़ है कि एसेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, ठीक है। अगर वाटर फैसिलिटीज़ है, ठीक है, वाटर इज़ अ रिसोर्स, तो वाटर अगर है तो वो हर एक लोगों के पास जाए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है चाहे वो मिडिल क्लास है। तो यही बात कही गई है, ठीक है। रिच रिसोर्स बेस और access to these resources by all, particularly by poor, downtrodden and marginalized, is the key to productivity, well-being and human development. इसके बाद जो बात आ जाती है वो आ जाती है आपकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की, GNP जिसको कहते हैं, एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज मेजर्स टू असेस द रिसोर्स बेस और एंडोमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो आपका जो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट है ना, वो किन किन चीज़ों के द्वारा उसके बारे में पता चलता है, कैसे मेज़र करते हैं उनको। तो यही बात कही गई है। पहला आपने देखा कि रिच रिसोर्स बेस होना चाहिए, पर्याप्त संसाधन होने चाहिए और उन संसाधनों का हर एक लोगों तक वो पहुँचे, ठीक है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। दूसरी चीज़ है आपके ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP जिसको आप कहते हैं, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। तो इसके द्वारा भी हमें पता चल जाता है कि कितने रिसोर्स बेस है, सबके पास पहुंच रहा है या नहीं, और कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कितनी क्या है। तो जो आपका इकोनॉमिक अटेनमेंट है या वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों तक मिल रही है या नहीं, ठीक है, या फिर जो असेट्स है या रिसोर्सेज है उसको एक्सेस में आ रहे हैं या नहीं, लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर बात करें ओवर द ईयर्स, बहुत अगर तो कुछ सालों में ये बदलाव देखने को मिला है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है और हमारा जो एक्सपेंडिचर कंजप्शन है ये इंक्रीज़ हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, BPL कह सकते हो, या गरीबी रेखा के नीचे थी, उसमें हमें कमी देखने को मिली है, ठीक है। अगर आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा तो आपके इसका मतलब यही हुआ ना कि जो आपके जो गरीबी रेखा के नीचे थे लोग, उसमें भी कमी आई, मतलब कि वो अब अपलिफ्ट हुए हैं, है ना। तो जो परसेंटेज अगर बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें तो 2011-12 में ये करीब 25.7% थी ग्रामीण इलाकों में और 13.7% था अर्बन एरियाज़ में। और अगर पूरी कंट्री की बात करें तो ये थी 21.9%, जिसमें हमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। पहले जो लोग थे जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो काफ़ी हाई थे और टाइम के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं रेज कर रही है, सुधार कर रही है, अपलिफ्ट हो रही है। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ठीक है। एक GDP किसी भी कंट्री की सिर्फ ये रिफ्लेक्ट नहीं करती कि कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग जी रहे हैं, कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, बल्कि उसमें और भी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारे कारक आ जाते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं, हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर और सो ऑन। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करते हैं। वही बात अगर एम्प्लॉयमेंट की करें तो अब भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पॉवर्टी हम कह रहे हैं, BPL हमारे कम हो रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे वो कम हो रहे हैं, लेकिन अब भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हो आप, रोजगार के जो अवसर है जितने हमें मिलने चाहिए, जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है कि जितने हमें रोजगार के अवसर मिलने चाहिए ना उतने उपलब्ध नहीं है, ठीक है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है अब भी,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सेक्शन है। कई जगहों पर तो ऐसे स्कीम आई है कि जो अनएम्प्लॉयड है, और पता नहीं राजस्थान में मैंने कहाँ किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो कि जो आपके अनएम्प्लॉयड 20-25 साल तक के लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनको सरकार पैसे देंगी, उनको हर महीने पैसे मिलेंगे 3,000 और 2,500 ऐसे करके, बॉयज़ को अलग और गर्ल्स को अलग। तो ये नौबत आ गई है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, लेकिन गरीबी इसकी वजह से बढ़ रही है। अब भी ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पॉवर्टी है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। वही अगर आप कोरोना की बात करें, ठीक है, तो कुछ टाइम हमारा लॉकडाउन क्या रह गया, इकोनॉमी बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरी है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी एम्प्लॉयमेंट भी छूट गई है, जिनकी जो बेरोजगार हो गए हैं, है ना, जो प्राइवेट जॉब करते थे वो सब बेरोजगार हो गए हैं, या फिर जो जिनका बिजनेस था छोटा मोटा वो भी बिल्कुल ठप हो गया है, एक तरीके से कह सकती हूँ। तो ये चीज़ें हैं कुछ फैक्टर्स की इकोनॉमिक अटेनमेंट होना ज़रूरी है। अगर जहाँ पर इकोनॉमी ज़्यादा होगी, जहाँ पर सारी सुविधाएं होगी, रिच रिसोर्स बेस होगा, वहाँ क्या आपका ये वाला जो फैक्टर है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, ये हाई होगा। और जिन भी कंट्रीज़ में ऐसा होता है तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ। इसमें आपकी हेल्थ आ जाएगी, या आप कह सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कोई भी फैक्टर, ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आपका शो करता है। सो इसमें कुछ आपको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि आपके जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वो उनके बारे में बात की गई है कि भारत ने बहुत सारी फैक्टर्स में, हेल्थ इंडिकेटर्स में काफ़ी अच्छा किया है। जैसे डेथ रेट डिक्लाइन हुई है, अगर बात करें 1951 की तो 25.1 पर 1000 थी पहले, और ये घट करके 2015 में कितनी हो गई, 6.5 हो गई है पर 1000, ठीक है। तो मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है, और ये शो करता है कि हमारी जो हेल्थ कंडीशंस है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है कंट्री की, वो अच्छी होती जा रही है। नेक्स्ट है आपका दूसरा जो हेल्थ फैक्टर, वो है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है कि जो आपके जो शिशु होते हैं, और शिशु जो पैदा होते ही बर्थ के टाइम पर मर जाते हैं, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी वो होता है। और जिसमें भी पहले क्या होते थे कि बच्चे जो नवजात शिशु होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा मरते थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपायर होते थे, चाहे वो आप कह लीजिए कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मदर को अच्छी डाइट नहीं मिली उसकी वजह से, या फिर किसी बीमारी की वजह से। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो काफ़ी हाई था, लेकिन इसमें अब कमी आई है, ठीक है, इसमें अब कमी आई है। पहले ये आपका 148 पर 1000 था कि भाई हर 1000 बच्चों पर 148 शिशुओं की मौत होती थी, अगर 1951 की बात करें तो, ठीक है। अगर 2015 के अभी का देखें तो 37 पर 1000, मतलब कि 1000 बच्चों पर 37 की ही मृत्यु देखने को मिलती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार ही हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो आपकी जीवन प्रत्याशा दर है। तो ये चीज़, ये वाले पॉइंट्स, फैक्टर्स ना मैंने डिटेल में करा रखे हैं आपको पॉपुलेशन चैप्टर में, किसी ने नहीं देखे हो तो और अच्छे से जानना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि पॉपुलेशन में से आपके पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन आए थे पॉपुलेशन सेंसस सेक्स रेशियो में से, तो उसकी वीडियोज़ जो करा रखी है वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में लिंक होगा, उस पर जा करके देख सकते हो। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब कि आपकी जो जीवन प्रत्याशा दर थी वो आपके पहले 1951 की अगर बात करें तो वो थी 37.1 ईयर्स, जो कि मेल्स की थी, और बढ़कर के ये हो गई है 66.9 ईयर्स। अगर फीमेल्स की बात करें तो 36.2 ईयर्स थी 1951 में। 2015 के रिकॉर्ड है तो ये 70 ईयर्स हो गई है फीमेल्स के लिए। और अब की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत इनमें सुधार ही हुआ है, इम्प्रूव ही हुआ है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी क्या हो रहा है कि कोरोना की एक महामारी है, और ऐसा बताया जा रहा है कि आपका इंडिपेंडेंस डे तक कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट, नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है बर्थ रेट में कमी आना। अब बर्थ रेट में कमी आना ये पॉजिटिव फैक्टर कैसे है ये बताओ। तो ये पॉजिटिव फैक्टर इस वजह से बेटा, अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो गए, है ना, अगर जन्म दर बहुत ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है।
लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज इतनी ज़्यादा ऑलरेडी हमारी है कि हमें एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है, हमें बर्थ रेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले कितनी थी? 1951 में 40.8 थी बर्थ रेट, और अभी कितनी हो गई है 2015 में 20.8। तो ये अब काफ़ी कम हुई है, लगभग आधी कम हुई है। लेकिन अब भी ये डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर बात करें तो अब भी हाई है। हमारी कंट्री में जो जनसंख्या है, जनसंख्या दर है, वो अब भी काफ़ी अधिक है। इसी वजह से कह रहे हैं कि चाइना को भी हम कवर कर देंगे, मतलब चाइना से भी हम आगे निकल जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। ऐसा स्टडीज़ आ रही है, ठीक है, कि हम चाइना को भी अक्रॉस कर लेंगे कुछ ईयर्स के बाद। तो ये चीज़ मैंने पॉपुलेशन चैप्टर में काफ़ी अच्छे से बताई हुई है आपको। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है सेक्स रेशियो, जिसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो, ठीक है, क्योंकि सेक्स रेशियो आपका क्या होता है, लिंग अनुपात आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स बताया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका पिछली बार 2018 PRT KVS में भी आया था, ठीक है, कि पर पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपका लिंग अनुपात होता है, यही क्वेश्चन आया था। और तो ये बात है कि भाई हमारी जो कंट्री है ना, इसमें अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो ये अब भी काफ़ी कम है। हरियाणा पंजाब जैसे स्टेट में अगर बात करें तो 850 फीमेल्स है सिर्फ 1000 मेल्स पर, तो जो कि काफ़ी कम है। लेकिन कुछ एक स्टेट ऐसी है जहाँ पर, जो केरला हो गई या फिर आपकी, बहुत कम स्टेट ऐसी है जहाँ पर सेक्स रेशियो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जिनमें आपकी केरला हो गई, पुदुचेरी हो गई, ठीक है, पुदुचेरी आपकी एक यूनियन टेरिटरी है। और तमिलनाडु की देखें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी है, सेक्स रेशियो 996 है पर 1000 मेल पर। तो चिंता की बात यह है कि ज़्यादातर अगर मोस्टली अगर हम स्टेट्स में देखें तो वहाँ पर हमें कम देखने को मिलती है सेक्स रेशियो। तो ये भी हाई होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, उसमें इंडिया की रैंक काफ़ी पीछे होती है, ठीक है। तो यही सब कारण बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, जिसमें आपका लिटरेसी वाला पार्ट आ जाता है। तो लिटरेसी या साक्षरता दर के बारे में जिसमें आप जानोगे। ये भी एक वन ऑफ द इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है, ठीक है। लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी की अगर बात करें तो इंडिया की लिटरेसी रेट कितना है, 74.04%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स की अगर बात करें तो वो है आपका 65.46%, ठीक है। मेल्स की तुलना में फीमेल्स का लिटरेसी रेट कम है, ये भी एक चिंता की बात है। लिटरेसी रेट अगर परसेंटेज ऑफ रूरल एरियाज़ में देखें या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में को देखें, चाहे उसमें फिर फीमेल्स देखें या SC देखें, ST एग्रीकल्चरल लेबरर्स, या फिर आपका जो ये ट्राइबल एरियाज़ है ये सब ST में ही आ जाते हैं। तो इन मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को देखें तो यहाँ भी साक्षरता दर इन चीज़ों में भी हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है, इन सब में भी, जो कि हाई होनी चाहिए, या फिर इनके लिए हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि जितनी मेल की है या फिर हमारी कंट्री में जो अभी हमारी 74.04 आपका हमारा लिटरेसी रेट है, ये इंक्रीज़ होकर के 90% प्लस हो जाए, है ना। काफ़ी अभी हम पीछे हैं। आप सब देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है, क्यों हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमारे इंडिया की रैंक होती है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है या काफ़ी पीछे देखने को मिलता है इंडिया। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। HDI रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिमाग पर छप जाना चाहिए, बिल्कुल लग रहा है मुझे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जोर दे करके बता रही हूँ। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करता है, ठीक है। ना ही ये काफ़ी कम होती है हमारी रैंक, ना ही ये है कि सबसे ऊपर हम हैं, ना ही ये है कि हम सबसे पिछड़े हुए हैं। रैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो 129 थी आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ इन द ईयर 2019, ठीक है। 2019 में भारत के
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी रैंक थी? 129, बिल्कुल याद रहना चाहिए। करंट अफेयर्स में भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है और आपका ईवीएस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो आप लोगों को क्या बताना है मुझे, आप लोगों का वर्क है कि आपको ये बताना है कि 2019 में फर्स्ट रैंक पर कौन था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, और लास्ट कंट्री कौन सी थी। फर्स्ट एंड लास्ट आप बताएंगे, ये आपका काम है। वैसे इतना सारा टाइम वेस्ट करते हो ना सोशल मीडियाज़ पर, तो थोड़ा सा ये वाला वर्क भी करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, बताना आंसर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बाय यूएनडीपी। तो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन भी यही सब इंडिकेटर्स को फॉलो करके डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को भी रैंक करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर। तो उसमें 2011 की अगर बात करें तो उसमें केरला ने टॉप किया था, ठीक है। केरला की फर्स्ट रैंक थी और उसके बाद दिल्ली की थी। अगर बात करूं 2017 की, तो 2017 में भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी उस पर भी केरला ने ही टॉप किया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है। केरला में बहुत हाई लिटरेसी रेट है, नंबर 1 पर है लिटरेसी रेट के मामले में। और अगर लिटरेसी रेट जहाँ कम है उन स्टेट्स की बात करें तो बिहार में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा, असम, यूपी, झारखंड, तो ये कुछ स्टेट्स ऐसी है जहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात करूं, ठीक है, आर्थिक रूप से जो विकास की बात करूं, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर हमें काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कंट्रीज़ काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं एज़ कम्पेयर टू छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ पर कि इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट चीज़ जो जानने की ज़रूरत है, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई थी 1993 में, उन्होंने 2 चीज़ों पर बात की थी कि इस का मतलब ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से हम और अधिक पा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी रैंक को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी कंट्री को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंट्री को डेवलप कर सकते हो आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ बताई थी, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन की बात करी थी और इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल की बात करी थी। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन में आपका यही है कि जितने भी आपके आउटडेटेड मीन्स है ये सब फॉलो ना करके कुछ नई अप्रोच, कुछ नया इन्वेंशन, ठीक है, कुछ नया सोच लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सशक्तिकरण की ज़रूरत है। जैसे अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स चलाई जाती है, लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि लोग अपना स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, आप सबको पता होगा कि अब स्कूल्स में भी इस चीज़ को प्रोत्साहन किया जा रहा है। अगर एम्पावरमेंट इंक्रीज़ होगी लोगों की तो इसका मतलब यही है कि हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमी है कंट्री की, वो भी बूस्ट होगी, वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इन 2 चीज़ों के बारे में बात की थी यूएनडीपी ने 1993 में, ये भी याद रखना है आपको। सो नियो मैल्थुसियंस, एनवायरमेंटलिस्ट एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट, इन सब का मानना ये है कि अगर हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ चाहिए तो हमें ना एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और वो बैलेंस किसके बीच में बनाने की ज़रूरत है? पॉपुलेशन के बीच में, जनसंख्या के बीच में और रिसोर्सेज या संसाधन के बीच में बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा गैप देखा जा रहा है। ये गैप जो है बढ़ता ही जा रहा है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में 18th सेंचुरी के बाद से। अब ये गैप क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमें रिसोर्सेज भी तो उतनी ही ज़्यादा चाहिए होंगे। कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर कोई भी इंसान है, सबको अपनी भाई बेसिक नीड्स तो चाहिए, है ना। रोटी कपड़ा मकान तो हर एक पर्सन को चाहिए, जीवन चलाने के लिए, खाना खाने के लिए आमदनी तो सबको चाहिए। तो वही चीज़ है कि रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो गैप है ना ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से प्रॉब्लम ये आनी शुरू हो गई है कि जो आपके भाई रिसोर्सेज ना, सब चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा हो, हम ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जिए। तो जो आपके वेल्दी पीपल है या रिच पीपल है वो ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जो गरीब है उनको कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो भाई मीडियम पेस से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन
यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है फिर कि रिसोर्सेज अगर हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसको कैसे कम करें, क्या इसमें बदलाव लाए। तो वही चीज़ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम रिसोर्सेज को यूज़ करें लेकिन इस वे में यूज़ करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका लाभ उठा सके। हम कुछ ऐसे मेथड्स ढूंढे, चाहे वो आपका रीयूज़ है कि हम चीज़ों को दोबारा से रीयूज़ कर रहे हैं, यूज़ मिला रहे हैं, या फिर आपका रिसाइकलिंग है, ठीक है, तो रिसाइकल करके हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ है आ जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी है कि सर रॉबर्ट मेल्थस वॉज द फर्स्ट वन टू वॉइस हिज कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू ह्यूमन पॉपुलेशन। ये जो नाम है ना आपको, सर रॉबर्ट मेल्थस, ये नाम याद रखना ज़रूरी है कि यही थे ऐसे जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि हमें ना स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो संसाधन हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो वही बात मैं कहना चाहूँगी दोबारा से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है कि खुद भी रिसोर्सेज को यूज़ करो और फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज़ कर सके। रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, लिटरेसी रेट को बढ़ाने में मदद करो या एजुकेशन सबको मिल सके उस चीज़ का प्रयास करना ज़रूरी है। हमारी जीडीपी को बूस्ट करना ज़रूरी है। एम्पावरमेंट, ये जो मैंने एम्पावरमेंट वर्ड कहा है इसका अंदर यही आ जाता है कि स्किल के पीछे भागिए। अगर आपके अंदर स्किल है ना, तो अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही है तो आप अपना खुद का भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है एम्पावरमेंट आपकी। और आपके जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सब चीज़ें भी आ जाती है कि सेक्स रेशियो इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। जैसे ये सोचा जाता है कि भाई फीमेल्स नहीं होनी चाहिए या लड़कियां जन्म ना ले, लड़के हो, तो ये चीज़ ऐसे जो मेंटालिटी है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना उसमें इंडिया की रैंकिंग या फिर हमारी जो कंट्री है वो डेवलप अच्छे तरीके से करे। हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में आना शुरू हो जाए, विकासशील से विकसित देश में गिनती होनी शुरू हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो आपको क्वेश्चन कहा है कि 2019 के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट रैंक HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसकी थी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कोई अगर किसी और टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो वही बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।